इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम टी.एस. एलियट के एक बहुत ही फाउंडेशनल ऐसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्सप्लेनर आपको एलियट के कोर आइडियाज़ को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टी.एस. एलियट की। देखिए, वो लिटरेरी मॉडर्निज्म के एक बहुत बड़े अ जायंट फिगर थे, एक कमाल के पोएट और उतने ही शार्प क्रिटिक भी। और उनका ये ऐसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जो 1923 में आया, इसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आज हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए एलियट के आर्ग्यूमेंट को समझेंगे। सबसे पहले, क्रिटिसिज्म है क्या, फिर क्रिएटर और क्रिटिक के बीच क्या रिश्ता है, इसके बाद ये इनर वॉइस का मामला क्या है जिसे एलियट रिजेक्ट करते हैं, फिर देखेंगे कि क्रिटिक के पास कौन से टूल्स होने चाहिए, और आखिर में एलियट के इन विचारों का लिटरेचर पर क्या असर पड़ा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक क्रिटिसिज्म है क्या, इसका मकसद क्या है, एलियट इसे कैसे डिफाइन करते हैं? ये एलियट की कोर डेफिनेशन है, उनका मूल मंत्र समझिए। वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म का काम 2 चीजें हैं। पहला, इल्यूसिडेशन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी कला को, लिटरेचर को और ज्यादा साफ करना, उसे समझाना, उसकी व्याख्या करना। और दूसरा, करेक्शन ऑफ टेस्ट, यानी पढ़ने वालों की समझ और पसंद को बेहतर बनाना, उसे रिफाइन करना। तो क्रिटिसिज्म कोई अलग थलग काम नहीं है, बल्कि ये आर्ट की सर्विस में है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एलियट कहते हैं कि क्रिटिसिज्म जो है वो द कॉमन परस्यूट ऑफ ट्रू जजमेंट है। इसका मतलब है कि ये किसी एक क्रिटिक का पर्सनल शो नहीं है, ये तो सभी क्रिटिक्स का एक साथ मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करना है, और वो गोल है सही जजमेंट तक पहुंचना। यहाँ क्रिटिक का ईगो नहीं, बल्कि लिटरेचर की कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहाँ एलियट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया सामने रखते हैं। वो क्रिएटर यानी जो आर्ट बनाता है, और क्रिटिक जो आर्ट को परखता है, इनके बीच की जो एक मोटी दीवार मानी जाती है, उसे वो चैलेंज करते हैं। एलियट का मानना था कि भाई क्रिएटिव प्रोसेस जो है ना, वो खुद ही बहुत क्रिटिकल होता है। जरा सोचिए, एक राइटर जब लिखता है तो वो क्या करता है? वो सही शब्दों को सिफ्ट करता है, यानी छानता है। वो अलग अलग आइडियाज को कंबाइन करता है, यानी जोड़ता है। जो जरूरी नहीं है उसे ओमिट करता है, यानी हटा देता है। और जहां जरूरत हो वहां चीजों को ऑल्टर करता है, यानी बदलता है। तो ये सब क्या है? ये सब क्रिटिकल थिंकिंग ही तो है। लेकिन हाँ, आर्ट और क्रिटिसिज्म में एक फंडामेंटल फर्क जरूर है। एलियट इसके लिए ऑटोटेलिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आर्ट, वो कहते हैं, ऑटोटेलिक होता है, मतलब उसका मकसद अपने आप में ही पूरा है। एक पेंटिंग का मकसद बस एक पेंटिंग होना है। पर क्रिटिसिज्म ऑटोटेलिक नहीं हो सकता। वो हमेशा किसी और चीज के बारे में होता है, किसी पेंटिंग के बारे में, किसी पोएम के बारे में। मतलब क्रिटिसिज्म आर्ट पर डिपेंडेंट है। अब हम आते हैं एलियट के सबसे फेमस और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट पर, सेक्शन 3, इनर वॉइस को पूरी तरह से खारिज करना और ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता पर जोर देना। आपके लिए एक सवाल है, आप ही बताइए, एक क्रिटिक को अपनी पर्सनल फीलिंग्स पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए या फिर हार्ड फैक्ट्स पर? एलियट इसी सवाल का बहुत मजबूती से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जो क्रिटिसिज्म सिर्फ पर्सनल फीलिंग्स और इंप्रेशंस पर टिका हो, वो क्रिटिसिज्म है ही नहीं। उस दौर के एक बड़े क्रिटिक थे मिडल्टन मरी, जो इनर वॉइस यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की वकालत करते थे। एलियट ने इस आइडिया का मजाक उड़ाते हुए इससे विगरी कहा, मतलब एक तरह की इंटेलेक्चुअल एनार्की, एक बौद्धिक अराजकता। उनके लिए सिर्फ अपनी फीलिंग्स की सुनना तो सेल्फ इंडल्जेंस है, सच्चा क्रिटिसिज्म नहीं। असल में ये लड़ाई 2 बड़ी विचारधाराओं की थी। एक तरफ एलियट थे जो क्लासिसिज्म को मानते थे, जिसमें ऑर्डर, ट्रेडिशन और एक एक्सटर्नल अथॉरिटी यानी बाहरी मानक सबसे ऊपर होते हैं। और दूसरी तरफ था रोमांटिसिज्म, जो बिखराव, सब्जेक्टिविटी और उसी इनर वॉइस को चैंपियन करता था। एलियट के लिए वो एक्सटर्नल अथॉरिटी ट्रेडिशन थी। तो सवाल ये है कि अगर क्रिटिक को अपनी फीलिंग पर भरोसा नहीं करना, तो फिर उसे करना क्या है? उसे कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं? सेक्शन 4 हमें एलियट का दिया हुआ ऑब्जेक्टिव मेथड बताता है। एलियट क्रिटिक को 2 सबसे जरूरी टूल्स देते हैं, कंपैरिजन एंड एनालिसिस। कंपैरिजन का मतलब है किसी भी नए लिटरेरी वर्क को लिटरेचर के मॉन्यूमेंट्स यानी जो पहले से एस्टैब्लिश्ड महान रचनाएं हैं, जैसे शेक्सपियर या होमा, उनके साथ रख कर देखना। और एनालिसिस का मतलब है उस वर्क को ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और लिटरेरी ट्रेडिशन की कसौटी पर परखना, ना कि इस आधार पर कि मुझे ये अच्छा लगा या बुरा लगा। एलियट का एक और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है
ऑर्गेनिक होल का। वो मानते थे कि सारा साहित्य एक जिंदा सिस्टम की तरह है, एक सिंगल बॉडी। जब कोई नई सच में महान रचना आती है तो वो सिर्फ उस सिस्टम में ऐड नहीं हो जाती, बल्कि वो पूरे के पूरे एग्जिस्टिंग ऑर्डर को थोड़ा सा ही सही पर बदल देती है। हर नई मास्टरपीस हमें अतीत को भी एक नए एंगल से देखने पर मजबूर करती है। चलिए अब अपने फाइनल सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे कि एलियट के इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज का लिटरेचर की दुनिया पर कितना लंबा और गहरा असर हुआ। ये टेबल एक तरह से एलियट के पूरे आर्ग्यूमेंट की समरी है। चलिए क्विकली देख लेते हैं। प्राइमरी गोल क्या है? आर्ट को समझना और टेस्ट को सुधारना। ट्रेडिशन क्या है? एक ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल अथॉरिटी। इनर वॉइस, वो तो एक खतरनाक डिस्ट्रैक्शन है। और मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? कंपैरिजन, एनालिसिस एंड फैक्ट्स। बस। एलियट के इस ऐसे का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि ये न्यू क्रिटिसिज्म नाम के एक बहुत पावरफुल लिटरेरी मूवमेंट का फाउंडेशनल टेक्स्ट बन गया। न्यू क्रिटिक्स ने टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग पर जोर दिया, मतलब लेखक कौन था, उसकी जिंदगी कैसी थी, या पढ़ने वाले को कैसा महसूस हो रहा है। इन सब बातों से हटकर सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पर होना चाहिए। और अब हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज के इस दौर में, सोशल मीडिया के एज में, जहां हर किसी के पास एक ओपिनियन है और हर ओपिनियन बराबर माना जाता है, क्या एलियट के ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए आज भी कोई जगह है? क्या ये 100 साल पुराने विचार आज भी रेलेवेंट हैं? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको टीएस एलियट के इन जरूरी विचारों को समझने में मदद मिली होगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।